वेलकम टू डेली फैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री क्लास। और आज हम बात करेंगे अबाउट द लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इससे पहले के गवर्नर जनरल्स की जो क्लास है हम उसको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये एक फ्री इनिशिएटिव है जिसके अंडर जो है वो हम हिमाचल प्रदेश एज वेल एज CDS और UPSC के जितने भी अदर एग्जाम्स हैं लाइक CDS CAPF इन सभी के लिए जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट हम कवर करने वाले हैं और हम जो है वो लॉर्ड रिपन तक पहुंच गए, यानी कि INC की फॉर्मेशन से पहले 1880 तक जो है वो हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। हमारा टारगेट है ये एक फ्री इनिशिएटिव के अंडर जो है वो कवर करना सारे के सारे सिलेबस को, ताकि सभी एस्पिरेंट्स को जो है वो इससे हेल्प मिल सके, स्पेशली उनको जो बिगनर्स है। तो यहाँ पर अभी हमने एक न्यू इनिशिएटिव भी शुरू कर दिया है। हमने पॉलिटी की जो है वो फर्स्ट क्लास मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी लोगों तक जो है वो ये इनिशिएटिव पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड रिपन के साथ। लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर है वो है 1880 से लेकर 1884, यानी कि 4 साल का जो है वो उसका टेन्योर रहा है। ये सबसे फेवरेट, अगर हम बात करें वन ऑफ द फेवरेट या सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है वो गवर्नर जनरल जो है वो भारत में रहे हैं, यानी कि भारतीय लोगों ने इनको पसंद किया। अब इन्हें पसंद किया दैट मीन्स इन्होंने कुछ काम तो अच्छा किया होगा। तो वो काम में हम सबसे पहले बात करते हैं कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था जिसके थ्रू प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उस प्रेस एक्ट को इन्होंने हटा दिया। ये डायरेक्ट जो है वो यहाँ से ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ऐसा हुआ था, कि कौन से ईयर में जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी प्लस कौन से ईयर में जो रिस्ट्रिक्शंस हटी है। तो इसलिए ये दोनों ईयर याद रखना, एक 1878 इस ईयर में रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और 1882 रिस्ट्रिक्शंस रिमूव्ड हुई। देन उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट इनके टाइम पे आया 1881 में, जिसमें जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स की कंडीशंस थी उसकी इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पर की गई है। डिफरेंट यहाँ पर जो फीचर्स थे इस एक्ट के, सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें फैक्ट्रीज एक्ट के, जिसमें जो है वो वर्कर्स के लिए जो है वो थोड़ी फेवरेबल कंडीशंस दी गई। यहाँ पर जो फोर्स लेबर या फिर अगर हम बात करें चाइल्ड लेबर, उसके रिगार्डिंग भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और ये कहा गया कि 7 साल से नीचे के बच्चे जो है वो काम नहीं करेंगे। देन हंटर कमीशन यहाँ पर अपॉइंट हुआ 1882 में फॉर एजुकेशन, जिसमें हंटर कमीशन की अगर हम एक हाईलाइटेड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फोकस दिया गया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ। देन सेल्फ गवर्नमेंट, और लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी भारत में कहा जाता है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके टाइम पे हुई है, फेमस कंट्रोवर्सी है ये। और 1881 का सेंसस, जो सेंसस लॉर्ड मयो के टाइम पे 1871 में शुरुआत हुई थी, वो सेंसस जो है वो 10 साल बाद यहाँ पर जो है वो ख़त्म हुआ है। देन इसके बाद हर जो है वो 10 साल बाद जो है वो सेंसस होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है वो अपॉइंट हुआ था फॉर द सेंसस, और अभी भी अगर हम बात करें तो 2011 जो है वो लेटेस्ट है। 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से जो है वो नहीं हो पाया। देन इसके बाद यहाँ पर इसने गुड वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहा गया है। अपॉइंट किया था किसने, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम ग्लैडस्टोन। विलियम ग्लैडस्टोन ने लॉर्ड रिपन को अपॉइंट किया था भारत के लिए एज अ गवर्नर जनरल या वाइसरॉय। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्हें कहा जाता है। देन उसके बाद इनके टाइम पे एक रेजोल्यूशन आया था, रेजोल्यूशन ऑफ 1882, जिसमें बात की गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है ये स्टिल अभी भी हमारे पास जो है वो एक्टिव है इन फॉर्म ऑफ विलेज पंचायत अगर हम बात करें, या फिर अर्बन जो बॉडीज़ है, अर्बन बॉडीज़ या फिर विलेज पंचायत, इन दोनों के थ्रू जो है वो यहाँ पर स्टिल एक्टिव है। और ये जो इन दोनों के रिगार्डिंग पे जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो किया जाता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट भी एक तो यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद हंटर कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पे, और ये जो हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था ये एजुकेशन के लिए किया गया था। सर विलियम विल्सन हंटर, HAS के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इस ईयर से रिलेटेड मिल जाएगा। इवन ये जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हंटर कमेटी भी है, एक हंटर कमीशन भी है, तो ये कंफ्यूज करता है, तो इसलिए पेपर में पूछा भी जाता है। जिसमें इन्होंने ये कहा कि इससे पहले जितने भी जो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स लिए थे या इनिशिएटिव्स लिए थे उसमें जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इग्नोर किया गया है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहला जो फोकस है वो क्या होना चाहिए कि आपका प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, प्लस साथ में इन्होंने फीमेल एजुकेशन की भी यहाँ पे बात की है। अगर हम इससे पहले के कमीशंस की बात करें रिवीजन के लिए, क्योंकि हमारा फोकस साथ में रिवीजन करने का भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी होनी चाहिए, तो 1813 में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंपनी को कहा गया था कि आप 1 लाख रुपए जो है वो क्या करोगे,
इन्वेस्ट करोगे या खर्चा करोगे भारतीय एजुकेशन के ऊपर। देन उसके बाद 1833 में एजुकेशन से रिगार्डिंग काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए, यहाँ पर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है। देन उसके बाद यहाँ पर 1835 में एक मैकुले मिनट कंट्रोवर्सी हुई है, या एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में जो है वो हायर एजुकेशन के लिए जो है वो इंग्लिश मीडियम को रखा गया। देन उसके बाद 1854 फेमस वुड्स डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा गया भारत में। नेक्स्ट उसके बाद है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, ये सिर्फ आपको एक पॉइंट याद रखना है इसके रिगार्डिंग कि इस बिल में जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी में जो है वो इक्वालिटी लाने की बात की गई है। इल्बर्ट बिल लीगल एडवाइजर थे ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर क्या था कि जो ये बिल कह रहा था, इसमें ये कहा गया था कि एक प्रोविज़न था जिसमें जो ब्रिटिश ऑफेंडर्स है उनको सिर्फ सज़ा जो है वो उनके केसेस, उनका सारा का सारा सिस्टम रिगार्डिंग द जुडिशरी, उसको एक ब्रिटिश जज ही देखेगा। लेकिन इस बिल में कहा गया कि यहाँ पर जो है ये जो ब्रिटिश ऑफेंडर है इनको इंडियन जजेस भी ट्राई करेंगे, यानी कि इनके ट्रायल्स जो है वो इंडियन जजेस को भी अलाउ किया जाएगा। और इतनी सी बात पर जो है वो ये बिल जो है वो अपोज्ड किया गया और इसके अपोजिशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हुआ। फाइनली रिपन यहाँ से चले जाते हैं और ये बिल जो है वो एक तरह से डिसॉल्व हो जाता है। बट विद इन फ्यूचर लाइक अगर नेक्स्ट ईयर जो है 1885 में जो है वो ये बिल जो है वो पास हो जाता है और इंट्रोड्यूस होता है। बट विद 1884 में 1885 नहीं 1884 में ये बिल इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट लेकिन इसकी जो मेन कोर फीचर था वो नहीं रहता है। तो ये फेमस कंट्रोवर्सी है। और ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके टाइम पे हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और ये किससे लिंकअप कर रही है, तो एक फीचर ये भी याद रखना कि ट्रायल जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स है या ब्रिटिश ऑफेंडर्स है उनका ट्रायल जो है वो इंडियन जजेस भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इनके टाइम पे हुई, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स जो है वो लोकल बॉडीज़ को जो है वो यहाँ पर देने की बात की गई है। मद्रास महाजन सभा जो है वो यहाँ पर बनी है 1884 में। एस्टेब्लिश्ड पंजाब यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी आज बहुत नॉर्थ इंडिया में फेमस है, दैट इज़ एस्टेब्लिश्ड इन 1882। देन फेमाइन कोड इनके टाइम पे आया था 1883 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1884 इनके टाइम पे हुई। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनके फाउंडर्स हम अलग से कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। देन उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो टेन्योर है वो है 1884 से लेकर 1888 तक, यानी कि इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए उसमें सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर बनी 1885 में, और बॉम्बे में जो है वो फर्स्ट सेशन उसका हुआ था 1885 में, जिसको अटेंड किया था 72 डेलीगेट्स ने। INC की फॉर्मेशन, उसकी सेफ्टी, उसके रिगार्डिंग जो थ्योरीज है लाइक सेफ्टी वॉल थ्योरीज, इन सबको जो हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे और INC के सेशन के साथ। देन बर्मा का एनेक्सेशन इस टाइम पर हुआ है, बर्मा वॉर के साथ 1885-86, और ये जो है वो हमारा 1937 तक जो है वो बर्मा जो है वो भारत का पार्ट रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और बर्मा जो है वो इसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बनती है। ये ईयर एक बार कंफर्म कर लेना कि ये 1937 है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वैसे उतना ज़्यादा नहीं है बट लेकिन हमें याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि सिंध एनेक्सेशन भी हो सकता है कि सिंध को वापस जो भेज दिया था या फिर बर्मा वाला। देन उसके बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पर बनी थी 1886 में। देन बर्मा प्रोविंस, बर्मा एज अ प्रोविंस जो है वो बना था 1886 में, और कैपिटल जो थी उसकी रंगून थी। उसके बाद नाइटहुड जो है वो यहाँ पर जो है वो इन्होंने दिया है सर सैयद अहमद खान को 1888 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन महात्मा का जो टाइटल है वो ज्योतिराव फुले जी को मिला है यहाँ पर 1888 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके डफरिन के टाइम पे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे प्रीलिम्स के लिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो उनका बेस हम आज बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि क्या बेस उनका रहा है। तो दो INC की अगर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 1885 में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। तो उससे पहले की जो ये मूवमेंट्स थी कि जो बेस बनी, जिसमें जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो इसमें दो तरह की मूवमेंट्स थी, एक रिवाइवलिस्ट और दूसरा रिफॉर्मिस्ट। रिवाइवल मतलब जो पुराना था उसी को हमें रिवाइव करना है। अब इसमें दो कंडीशंस अप्लाई होती है, एक उसको रिवाइव करना है न्यू वे के अकॉर्डिंग, यानी कि जो न्यू थिंग्स है वो उसमें एक्सेप्ट करना, दूसरा वही जो पुराना चल रहा है उसी को चला दो। तो यहाँ पे जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में आते हैं वो आते हैं सबसे पहले आर्य समाज, दूसरा रामाकृष्ण मिशन, देवबंद मूवमेंट। ये तीन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट। दूसरा
उसके बाद रिफॉर्मिस्ट में अगर हम बात करें तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट वो मूवमेंट्स थी जिन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारे पुराने एक सोसाइटी में कल्चर था, रिचुअल्स था, उनको अपडेट किया। जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे उनको अपडेट किया, यानी कि हमने रिफॉर्म्स किए ताकि हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को एड्रेस कर सकें। यहाँ पर जो है वो रिलीजियस रिफॉर्म्स आती हैं, सोशल रिफॉर्म्स आती हैं और मिसलेनियस। ये रिलीजियस और सोशल दोनों मिलकर जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशनलिज्म के लिए। उसके बाद प्रार्थना समाज की अगर हम बात करें, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट, ये दोनों जो है वो रिफॉर्मिस्ट के एग्जाम्पल है। इसके बाद ये बोथ रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, इनका जो मेन टारगेट था वो था बर्थ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ से जो है वो भारत में जो है नेशनलिज्म का जो है वो बर्थ होता है, यानी कि लोगों में अवेयरनेस होती है अबाउट द नेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वो किया राजा राम मोहन रॉय ने। तो राजा राम मोहन रॉय ने भी कौन सा, किस तरह से, तो इसमें यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा इन्होंने बनाई थी 1814 में। उसके बाद ब्रह्मो समाज बनाया था इन्होंने 1828 में। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी राजाराम मोहन रॉय की, जिसके थ्रू उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स, सोशल अवेकनिंग्स को जो है वो इंडिया में स्प्रेड किया। अपने आइडियाज़ जिनसे वो इफेक्ट हुए थे, जो आइडियाज़ को उन्होंने फॉलो किया था, उससे उन्होंने जो है कि उनको जो है वो आगे जो है वो एक्सप्रेस किया, लोगों तक पहुंचाया, ताकि लोगों में भी जो है वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और नेशनलिज्म के जो है वो यहाँ से फीलिंग जो है वो बर्थ हो। फीचर्स की अगर हम बात करें ब्रह्मो समाज के, तो बिलीव्ड इन वेस्टर्न कल्चर। इन्होंने ये कहा था कि भारत में अच्छा है सब कुछ, लेकिन कुछ जो वेस्ट में अच्छा है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी कि कुछ वेस्ट का अच्छा, कुछ ईस्ट का अच्छा, दोनों को मिलाकर जो है वो हमें एक सोसाइटी को बनाना है। दूसरा, इन्होंने अपोज किया था आइडल वर्शिप को। आइडल वर्शिप यानी कि इमेज वर्शिप जो करते हैं उसको इन्होंने अपोज किया। मोनोथिज्म का जो कंसेप्ट था और उसको प्रमोट किया, यानी कि कहा कि वन गॉड जो है वो भगवान सिर्फ एक ही है। सोशल हार्मोनी की इन्होंने बात की है, जिसमें इन्होंने कास्ट सिस्टम और अदर जो फॉल्टी रिचुअल्स थे उसको कंडेम्ड किया। वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस मेन टारगेट था इनका, और उसका एग्जाम्पल हमें मिलता है सती के अबॉलिशमेंट में, कि जो सती प्रथा को एंड करने के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और 1829 में जो है वो सती को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन यूरोपियंस थे जिन्होंने सती को सबसे पहले अबॉलिश किया था और उसका ईयर कौन सा था। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर कीजिएगा, इससे हमें भी थोड़ा सा हिम्मत मिलती है और थोड़ा खुशी होती है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिस्पांस मिल रहा है। देन इसके बाद ब्रह्मो समाज में ही अगर हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो 1828 में ब्रह्मो समाज बना। 1839 में यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है। 1839 में ही जो है वो राजा राम मोहन रॉय की डेथ हुई। उसके साथ यहाँ पर हम देखते हैं 1839 में महाराजा जो रंजीत सिंह थे, महाराजा रंजीत सिंह, उनकी भी यहाँ पर डेथ हुई है 1839 में। एक इम्पॉर्टेंट ईयर इफेक्ट और आता है 1839 में, वो आता है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा भी यहाँ पर बनी है, और इस टाइम पे जो मुगल गवर्नर थे या मुगल जो एम्परर थे वो थे हमारे बहादुर शाह सेकंड, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1842 में ब्रह्मो समाज में ज्वाइन करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और उसके बाद 1858 में जो है वो केशव चंद्र सेन की एंट्री होती है ब्रह्मो समाज में। 1839 में जब यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा, तो मतलब 1842 में जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जो तत्वबोधिनी सभा इनसे लिंकअप करती थी, ये तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर की थी। उसके बाद 1858 में जब केशव चंद्र सेन ऐड हो गए, तो उन्होंने जो है वो ब्रह्मो समाज को जो एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू कर दिया, यानी कि उसमें मोर लिबरल आइडियोलॉजी को जो है वो प्रमोट करना शुरू कर दिया। 1862 में आचार्य बन गए ब्रह्मो समाज के। देन उसके बाद 1866 में पहला स्प्लिट हुआ ब्रह्मो समाज में। इसमें जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मोर लिबरल जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो अप्रोच रखनी चाहिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें जो है ब्रह्मो समाज का जो टारगेट है, ब्रह्मो समाज का जो एरिया है, उसको बंगाल से बाहर निकालना चाहिए, हमें पूरे नेशन वाइड उसको स्प्रेड करना चाहिए। बट देवेंद्रनाथ टैगोर वाज नॉट इन फेवर, उनको लगता था कि मासीज अभी रेडी नहीं है, तो इसलिए वो नहीं इसके फेवर में थे। तो यहाँ से स्प्लिट होता है, और ये स्प्लिट जो है वो आदि ब्रह्मो समाज ऑफ टैगोर और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये केशव चंद्र सेन का, ये दोनों अलग हो जाते हैं। देन उसके बाद 1878 में यहाँ पर अगेन स्प्लिट जो है वो देखा गया है। इसका कारण ये था कि केशव चंद्र सेन जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, इन्होंने अपने ही बेटी की शादी जो है वो एक मतलब बाल विवाह कर दिया, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर स्प्लिट अगेन होता है, जिसमें साधारण ब्रह्मो समाज बनता है और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया।
इसके बाद प्रोमिनेंट लीडर्स की अगर हम बात करें ब्रह्मो समाज में, तो देखो एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया, दूसरा केशव चंद्र सेन हो गया, पंडित शिवनाथ शास्त्री। तो 3-4 अगर हमें ऑप्शन में आते हैं और वहाँ पर अगर ऑल ऑफ दीज आ जाता है और ये 2 ऑप्शन होते हैं, लेकिन पंडित शिवनाथ शास्त्री का तो हमें पता नहीं है, तो याद रखना ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये हमारी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जिससे जो है वो इन्फॉर्मेशन सही और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। देन उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को सपोर्ट किया। और फाइनली जो इनके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, वो तो इसके लीडर थे ही थे। देन उसके बाद राजा राम मोहन रॉय की अगर हम बात करें, 1772 में बर्थ हुआ था और डेथ हुई थी 1839 में। राजा का टाइटल जो है वो इनको अकबर ने दिया था, अकबर सेकंड ने इनको जो है वो राजा का टाइटल दिया था। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस इनको कहा जाता है, परफेक्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म, गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म लिखी थी इन्होंने 1809 में, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस लिखी थी 1820 में, गिफ्ट ऑफ डाइस्ट लिखी थी इन्होंने 1803, जिसको तुहफत उल मुआवदिन कहा जाता है। 1829 में सती अबॉलिशमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और टैगोर ने जो है वो राजा राम मोहन रॉय के लिए जो है वो कुछ लाइंस रेफर की है, जैसा कि इन्हें कहा है कि राम एज अ ल्यूमिनस स्टार ऑफ द फायरमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इन द फायरमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है और अभी जो है वो इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में बन रहे हैं, तो इसलिए जो है वो स्टेटमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये किसने कहा था, किसको कहा था। सो ये जो है वो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो आपको इसका सून अवेलेबल होगा। आई होप हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।